हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग टॉपिक यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ये सबसे प्रिलिमिनरी सेक्शन है ज्योग्राफी का, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी आज हम शुरू कर रहे हैं और उसमें यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक आता है। तो सबसे पहले जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं या समझते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है, ऐसी इमेजेस बनती हैं कि कुछ ब्राइट लाइट, ब्लैक स्काई और प्लैनेट्स एंड मून। तो धीरे-धीरे करके हम सब चीज़ों को इवॉल्व करेंगे कि यूनिवर्स पूरा सिस्टम क्या है, उसमें सोलर सिस्टम क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें यूनिवर्स में पाई जाती हैं, कौन-कौन से रॉक्स, मिनरल्स या फिर क्या कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्स के, वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब हुआ क्या? जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है पूरे स्पेस में, ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, जो भी आप यूनिवर्स में देखोगे वो सारा चीज़ मैटर, जो भी आप मैटर देखोगे, मान लीजिए वो प्लैनेट के फॉर्म में है, स्टार्स के फॉर्म में है या गैलेक्सीज के फॉर्म में या एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में चीज़ें, जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। इट इज़ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ फ्री स्पेस। मान लीजिए ये एक स्पेस है, इसमें काफ़ी चीज़ें खाली भी हैं, कहीं-कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं ये डायग्राम बना है। तो ये यूनिवर्स इसी तरीके से बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है। जो-जो चीज़ें हमें पता है वो आगे देखेंगे, बहुत सीमित दायरे में हमें पता है। The word universe is derived from Latin word universum, which was used by Romans to describe the globe and the cosmos. अगर आपको यूनिवर्स का वर्ड कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ग्लोब एंड कॉस्मोस से रिलेट कर सकते हो आप। अब इसमें क्या है, साइंटिस्ट एज कितना बताते हैं यूनिवर्स का? 13.71 बिलियंस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियंस। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्स कितना पुराना है, तो जो सबसे एक्सेप्टेड चीज है वो है कि अराउंड 13.8 बिलियंस ओल्ड ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम यूनिवर्स कह तो रहे हैं, अब इसमें होता क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है यूनिवर्स का, वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। मान लीजिए पूरा यूनिवर्स एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेड है। डार्क एनर्जी है 68%, डार्क मैटर है 27%, उसके अलावा अदर मैटर। अब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर मतलब कि ऐसी एनर्जी एक स्प्रेड है ऑल ओवर यूनिवर्स में जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं। ये एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जीज होती हैं। जैसे अर्थ में जो एनर्जीज के हैं पुल कर रही हैं, उसी को अलग तरीके से एनर्जी, क्योंकि हम सिर्फ अभी बहुत ज्यादा यूनिवर्स का भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इस एनर्जी को भी एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। उसी तरह डार्क मैटर भी है, जैसे हमारे यहाँ मैटर्स होते हैं, एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अलावा भी डार्क डार्क मैटर मतलब एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मतलब इनके बारे में अभी स्टडी करनी बाकी है, हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पाए हैं कि इस सेक्शन को हम अभी स्टडी कर पाए, इसीलिए इसको डार्क एनर्जी के फॉर्म में लिख रखा है और डार्क मैटर। और उसके अलावा जो बचती है 5% ऑर्डिनरी मैटर। अब ये ऑर्डिनरी मैटर में क्या है, 4% हाइड्रोजन एंड हीलियम है और उससे लेस देन 1% में स्टार्स और अदर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, जो चीजें हम देखते हैं, प्लैनेट्स वगैरह, वो इस चीज में आ सकती हैं। तो आप देखोगे कि पूरे यूनिवर्स का कितना छोटा सेक्शन में हमारा प्लैनेट, स्टार्स और सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक बार कॉम्पोजिशन को एक बार देख सकते हैं कि डार्क एनर्जी कितनी है, 68% है, अ मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्पेस एंड विच हैज एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज। मतलब पूरे स्पेस में ये एनर्जी फैली हुई है। स्पेस मतलब किसी भी दो इंटर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्पेस होता है, मान लीजिए दो बॉल्स हैं, उसके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कहलाएगा। ये स्पेस में भी ऐसे ही हम उसको रिफर करते हैं। डार्क मैटर 27%, वी कैन सी द मैटर दैट इट डज नॉट एमिट विजिबल लाइट। अब डार्क मैटर मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए हमारे सामने ब्लैक बोर्ड है, स्क्रीन है, वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। डार्क मैटर मतलब कि वहां से कुछ एनर्जी वापस नहीं आ रही है ह्यूमंस तक या अर्थ तक, वो रिसीव नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम उसकी इमेज फॉर्म नहीं कर सकते और वहां पे सिर्फ अंधेरा अंधेरा रहता है। स्पेस अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हर जगह लाइट नहीं है। अर्थ पे लाइट आ रही है क्योंकि सन उसे हीट कर रहा है, बट हम सर के सर्कमफ्रेंस से अगर बाहर निकलते हैं तो बाकी सब अंधेरा सा लगता है क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं है, कोई जो मैटर है भी है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है एनर्जी को। तो वो हो गए डार्क मैटर में। फिर हाइड्रोजन, हीलियम 4% है, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है यूनिवर्स में। उसके अलावा जो हमारे स्टार्स हैं, हम देखते हैं कि स्टार सबसे बड़े कंपोनेंट होते हैं, प्लैनेट से भी बड़े बड़े होते हैं। बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, जैसे हमारा सन एक एग्जाम्पल है स्टार का, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। उसके बाद न्यूट्रिनोज हैं, हेवी एलिमेंट्स हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स है, रॉक्स हैं, डेब्रीज हैं,
वो अदर मैटर्स में सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्स का कॉम्पोज़िशन क्या है, पूरे यूनिवर्स जब हम कहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूनिवर्स का कॉम्पोज़िशन अगर कोई हमसे पूछता है, तो उसमें है डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, उसके बाद अदर मैटर्स में जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आ जाएगा, स्टार्स आ जाएँगे, हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़ आ जाएँगी। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आएगा गैलेक्सी। अब सबसे पहले हमने यूनिवर्स देखा, उसमें क्या है, यूनिवर्स पूरा देखा, उसमें एक गैलेक्सी को हम देखेंगे। अ गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। उसी में से गैलेक्सीज़ किससे बनी होती हैं? बहुत सारे स्टार्स के मिक्सचर से, जो आपस में बंधी हुई हैं। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, ठीक है? तो ये आपस में ऐसे घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, मैटर का क्या है? ग्रेविटी होती है, तो वो आपस में खींचती है चीज़ों को। तो वो आपस में बाइंडेड कैसे हैं, एक-दूसरे से चिपके कैसे हैं? जैसे हम स्टार देखते हैं कि ये स्टार यहाँ दिखता है, वो वहाँ दिखता है, तो आपस में वो अ, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो बाइंडेड रहता है। उसी वजह से वो डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स भी लेती हैं गैलेक्सी, जैसे 3 तरह की मेजर गैलेक्सीज़ होंगी, एक स्पाइरल शेप हो गया, एक इलिप्टिकल शेप हो गया और एक इर्रेगुलर जिसका कोई स्पेस शेप डिफाइंड नहीं होता। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में पड़ती है? मिल्की वे गैलेक्सी में। ये एक गैलेक्सी है, जैसे मान लीजिए ये मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, इसके कंपोनेंट के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारे ये छोटे-छोटे प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट जो है हमारा अर्थ है। तो आपको समझ में आया कैसे ये यूनिवर्स रिज़ेम्बल करता है, कैसे दिखता है? अगर पूछे कि सबसे पहले कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए ना कि हम एग्ज़िस्ट कहाँ करते हैं पूरे यूनिवर्स में, तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब वन ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे दैट कंटेन्स द प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अब इसको मिल्की वे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको देख रहे हो कलर की वजह से आप देख सकते हो ये व्हाइटिश सा लग रहा है, व्हाइट रिवर की तरह लग रहा है ना, तो इसकी वजह से इसको मिल्की वे कहा जाता है। अब इन मिल्की वे के अंदर एक सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम कैसे डिफाइन करेगा? कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट इज सोलर सिस्टम? Solar system is a planetary system that occurs in the Milky Way, which is a part of the universe system. Solar system is a planetary system, मतलब इसके अंदर बहुत सारे planets हैं और इसको सोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेन जो सेंटर है हमारे सिस्टम का वो सोलर है। सन एनर्जी से ही वो सारे बाइंडेड है, सारे पार्टिकल्स, सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसको हमने सोलर सिस्टम कहा गया है। अब हमने देखा गैलेक्सी देखा, यूनिवर्स पहले हमने समझा, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ में क्या है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। अब स्टार्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि कैसे स्टार इवॉल्व होता है, छोटा स्टार बनता है कि बड़ा स्टार बनता है, कब तक जीवित रहता है। तो देयर इज़ अ फुल लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार दैट यू शुड अंडरस्टैंड। इसको ना पढ़ के मैं इस इमेज में आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे स्टार का फॉर्मेशन कैसा होता है। कभी बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है ना कि स्टार फॉर्म कैसे हुआ, ये जो रेड जायंट क्या है, लार्ज स्टार क्या है, प्रोटोस्टार क्या है। तो सारी थ्योरीज को देखते हुए सबसे पहले कहा गया कि पहले एक नेबुला एग्जिस्ट करता था जो कि डस्ट होता था, गैसेस होते थे, हाइड्रोजन गैस या डस्ट पार्टिकल जो भी यूनिवर्स में इधर-उधर रिवॉल्व करते थे। आपस में थोड़ी-थोड़ी जब मैटर कॉन्सेंट्रेट होने लगा तो ये मिलके कॉन्सेंट्रेट होते हुए प्रोटोस्टार का फॉर्म लेते लगे। बट इसका कोर अभी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था। प्रोटोस्टार मतलब नेबुला तो अ क्लाउड ऑफ गैसेस, यू कैन डिफाइन इट एज़ अ क्लाउड ऑफ गैसेस and dust particles and vapors and other gases, ठीक है? So it just starts revolving and it revolves in the circular form, the matter is concentrated, जब मैटर आपस में आएगा तो क्या होगा, ये प्रोटोस्टार फॉर्म करेगा। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर कोर नहीं बना है, बहुत ज़्यादा अंदर उसके न्यूक्लियर फ्यूजन या रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है? तो मेन सीक्वेंस स्टार, अब इसके बाद क्या, प्रोटोस्टार के बाद क्या है, 2 चीज़ें होंगी। सबसे नेबुला से क्या होगा, प्रोटोस्टार होंगी। या तो बहुत ज़्यादा मास कॉन्सन्ट्रेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के मैटर को वो कॉन्सन्ट्रेट करके अपने पास एकत्रित कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो लार्ज स्टार फॉर्म करेगा, या फिर अगर कम मैटर होता है तो वो स्मॉल स्टार फॉर्म करेगा। ये डिपेंड करता है कि हम लार्ज और स्मॉल कैसे डिफाइन करते हैं। एक चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.44 मास यूनिट, तो उससे अगर ऊपर की चीजें हैं, यूनिट है, अगर उससे ज़्यादा हैवी है स्टार जो बॉर्न हुआ है, तो उसको लार्ज स्टार में कंसीडर करेंगे, और 1.44 से नीचे है चंद्रशेखर लिमिट से, तो उसको स्मॉल स्टार में कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए प्रोटोस्टार है, छोटा-सा स्टार अभी इवॉल्व हुआ है और वो स्मॉल स्टार बनता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो बनेगा वो रेड जायंट का। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द स्टार रन्स आउट ऑफ द हाइड्रोजन एट इट्स कोर एंड स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इंटू द हीलियम आउटसाइड द
को रिलीजिंग द एनर्जी एंड एक्सपैंडिंग द स्टार। अब क्या होता है, रेड क्यों होता है कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन कम कम हो जाता है एंड स्टार्ट फ्यूजिंग विद द हाइड्रोजन इनटू हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन होने शुरू करता है और ये एक्सपैंड होने लगता है, एनर्जी रेडिएट करने लगता है, जिसकी वजह से कलर जो है रेड जाइंट हो जाता है। इसी तरह जब लार्ज स्टार होता है तो उसको रेड सुपर जाइंट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा बर्न होता है और हाइड्रोजन कॉजिंग स्टार्स आउटर लेयर्स टू एक्सपैंड फर्दर। उसके इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। प्रोटोस्टार के बाद ये फुल फ्लेज स्टार बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बहुत अपनी तीव्र स्थिति पे रहता है, बहुत बर्निंग और रेडिएटिंग हीट एंड एनर्जी एंड ऑल, ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी कम्स आउट। अब क्या हुआ, एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म होगी ही, तो उसके बाद क्या होगा, जब लास्ट में आप देखते हो दिया जब बुझने लगता है, बहुत जोर से भभकता है, तो उसके बाद क्या है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। उसमें क्या होगा, ये जो है, by the sudden reignition of the nuclear fusion and degeneration by the gravitational collapse of the core। अब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, तो क्या होता है, जितना वो मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स होने की एक्सप्लोजन टाइप का एक सिनेरियो होता है, जिसमें क्या है, दो चीजें होंगी, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो ब्लैक होल हो जाता है। अब न्यूट्रॉन स्टार में क्या केस होगा, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर अ सुपरनोवा आर फोर्स्ड टू कंबाइन टू प्रोड्यूस अ वेरी डेंस न्यूट्रॉन स्टार, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होगा कंबाइन हो जाते हैं और इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन, बहुत ही डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, मतलब सिर्फ न्यूट्रिन्स बचे रहते हैं, न्यूट्रॉन्स बचे होते हैं, जो कोर ऑफ द एटम होता है पार्टिकल्स का। और दूसरी तरफ हो जाता है वो ब्लैक होल हो जाता है। इट इज अ मास ऑफ ग्रेटर ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग दैट न्यूट्रॉन, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार भी अंदर कोलैप्स हो जाता है और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड और डेंस ग्रेविटी के साथ होता है और श्रिंक होगा टू बिकम अ ब्लैक होल। इसमें कुछ भी रेडिएशन, कुछ भी लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आती। मान लीजिए कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल इसके आसपास वो आ जाता है तो तुरंत इसकी तरफ खिंचता चला जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से इसको ब्लैक होल कहा जाता है कि कोई भी चीज इसके पास पहुंच जाती है ये उसको खींच लेता है अपने अंदर। और उससे क्या है, कोई लाइट भी अगर हम भेजते हैं तो लाइट वो वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया पूरा क्या है, ब्लैक ब्लैक हमें दिखता है और इस वजह से इसका नाम पड़ गया ब्लैक होल। तो ये पूरा काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, जो आपको देखोगे कि कैसे लाइफ ऑफ द स्टार्स पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये सिंपल एक नेबुलर गैसेस से कैसे वो पूरा फुल फॉर्म ऑफ द स्टार लेता है, पूरा पूरा बर्निंग अंदर होती है, फिर लास्ट में दिस इज द एंड ऑफ द स्टार। और इसमें क्या है, ये तो आपने देखा कि सुपर जाइंट वाले केस में। अब रेड जाइंट में क्या होता है कि ये प्लानिटरी नेबुला होता है। द रिमेन्स ऑफ द स्टार आर डिवाइड ऑफ द फ्यूल। अब यहाँ क्या है, सारी चीजें जल गई है, हाइड्रोजन जो भी एनर्जी इसके अंदर बर्न हो रही थी वो खत्म हो जाती है। दे कंसिस्ट ऑफ डिजेनरेटेड मैटर विद अ वेरी हाई डेंसिटी। अब इसमें क्या है, छोटा सा बस मास बच जाता है, डिजेनरेटेड मैटर विच इज वेरी हाई डेंसिटी। अ व्हाइट ड्वार्फ बिकम्स अ ब्लैक ड्वार्फ व्हेन इट स्टॉप्स एमिटिंग द लाइट। इसको व्हाइट लाइट तब तक कहा जाता है कि जब तक वो लाइट एमिट करता है। मान लीजिए सन की रोशनी इस पे पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाइट लाइट दे रहा है, बट जब वो एनर्जी भी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे ये छोटा सा ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। So this is the story of star and how it evolves and how it becomes a neutron star, black hole and a white dwarf. So next what we will study, stars हमने देख लिया। अब तो सोलर सिस्टम में अब देखेंगे, अब स्टार्स के इर्द गिर्द हम अपने सोलर सिस्टम के पास आएंगे। जैसे ये इमेज आप देखोगे, यहाँ पे हमने देखा गैलेक्सी देखा, फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम आया, उसमें प्लांट्स आए, प्लैनेट आया, स्टार आया, तो स्टार के बारे में हमने पढ़ा, उसकी लाइफ को समझा। अब इसके जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी है सेंटर पॉइंट क्या है, सन है। सन के इर्द गिर्द क्या है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, क्योंकि सन एक डेंस मटेरियल है, डेंस स्टार है, तो उसके पास पास क्या है, सारे प्लैनेट्स एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में। जब हम देखेंगे कि ये अर्थ कैसे, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, वो आप थ्योरीज ऑफ अर्थ में देखोगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि ऐसे ही क्यों फॉर्म हुए, क्या थ्योरीज हैं, धीरे धीरे क्या स्टडीज हुई जो इनको डिफाइन करती हैं। अभी आप ये देखो, जो सोलर सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने यूनिवर्स बोला वो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, पर हमारा जो सोलर सिस्टम बना है वो बना है हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। द इनॉर्मस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन होल्ड्स इट टुगेदर, कीपिंग प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सारे प्लैनेट्स को बांधे रखती है। सन जो है काफी डेंस मटेरियल है, उसमें काफी मटेरियल हाई एनर्जी में रेडिएट भी होती है एनर्जी, तो जिसकी वजह से ये क्या है, सारे अर्थ और ये अदर अदर प्लैनेट जो है वो यूनिफॉर्मली ऑर्बिट करते रहते हैं। जैसे ये अलाइनमेंट आप देखोगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये भी आप ध्यान रखना कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है यहाँ पे।
जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये क्यूपर बेल्ट है सबसे लास्ट में। ठीक है, ये ऑर्कस है, ह्यूमर है, ये सारे पार्टिकल्स है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो ये सोलर सिस्टम का अलाइनमेंट है हमारे यूनिवर्स में। अब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, अब आप सोचोगे कि ये सोलर सिस्टम ऐसे कैसे फॉर्म हुआ? सिमिलर टू जैसे हमने वो देखा था स्टार की लाइफ साइकिल, उसी तरीके से हम सोलर सिस्टम को इवैल्यूएशन भी देखेंगे, इस इमेज के थ्रू समझेंगे कि सबसे हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम केम फ्रॉम। सबसे पहले 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इट बिकेम ऑल अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बाय द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। एक क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था जो आपस में क्या हुआ, एक कंसंट्रेट होने लगा, डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। सबसे बड़ा यूनिवर्स के में से छोटे-छोटे पार्टिकल्स क्या हुआ आस-पास आने लगे, तो उनका मैटर क्या है कंसंट्रेट होने लगा। ये क्लाउड के फॉर्म में बने, है ना? धीरे-धीरे क्लाउड ऑफ गैसेस बनी, जो कोलैप्स करके एक सेंटर पॉइंट बन गया यहाँ पे। रिजल्ट इज अ फ्लैट स्पिनिंग डिस्क ऑफ द डस्ट एंड गैस। धीरे-धीरे ऐसे रोटेट करने लगा। आपस में कोलिजन और एक्सप्लोजन की वजह से ये ऐसे क्या है जो मैटर जो है, जो भी कंबाइन हुआ था, कंसंट्रेट हुआ। आप ये मत सोचना कि एकदम तुरंत-तुरंत हुआ, स्लो प्रोसेस में होता है ये। फिर क्या शुरू हुआ यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज इनटू द हीलियम। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कॉम्पोजिशन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो वो हुए आपस में फ्यूज होने लगे। सो दे बिकम फ्यूज इनटू द हीलियम। सो दिस स्टार्टेड टू अकर, केमिकल रिएक्शन होने लगा। उसके बाद क्या, व्हेन इनफ मटेरियल कलेक्टेड एट द डिस्क ऑफ सेंटर न्यूक्लियर फ्यूजन बिगन, आवर सन वाज बोर्न। अब ये सन बॉर्न हुआ। अब हमारे सोलर सिस्टम का इसने अप्रोक्सीमेटली 99.8% मटेरियल कंज्यूम कर लिया अपने अंदर, बिकॉज ऑफ दिस सच सो मच ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो छोटे-छोटे मटेरियल और पार्टिकल्स बचे हुए थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में घूमने लगे और धीरे-धीरे रोटेशन, कोलिशन और एक्रीशन की वजह से ये अलग-अलग फॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स बनने लगे। So this is how our satellite, our solar system has evolved from the nebula of dust and gas, a cloud of gas it was. Then slowly it condensed and collapsed and formed the present सोलर सिस्टम। सबसे हाईली डेंस मटेरियल 99% ऑफ द सोलर सिस्टम किसमें क्या है, सन में है। और उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल्स बचे थे वो अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड रोटेट करने लगे। रोटेट होते होते क्या उन्होंने एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया स्फेरिकल शेप में, और ये घूमने लगे। उसके अलावा जो पार्टिकल्स थे वो भी आसपास मतलब घूमने लगे। जैसे आप एस्ट्रॉइड देखोगे, कॉमेट देखेंगे, वो मटेरियल्स हैं जो फुल फ्लेज प्लैनेट्स नहीं बन पाए या उनका मास इतना हैवी नहीं रहा। सो दिस इज द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। नाउ द सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है हमारा, सन। क्योंकि हमने देखा है अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन। is the largest object is the sun. It is roughly 109 times of the earth. ठीक है, the sun has a diameter of 1392000 kilometers. ठीक है, the sun is a star with a surface temperature of 6000 degrees Celsius. It is largely made up of hydrogen gas and with the minor component of helium thrown in for the गुड मेजर। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपके लिए रहेगा कि आप ये चीजें याद रखो एनाटॉमी ऑफ द सन में, कि इंटरनली क्या है, कोर, यहाँ पे क्या है, फ्यूजन टेक प्लेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन और हीलियम का। फिर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, एंड देन यू हैव फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड द कोरोना। सन इंपॉर्टेंट इसलिए इस वजह से भी है कि आदित्य L1 आपने न्यूज में सुना होगा, वो सन के रिस्पेक्ट में ही हमने वो सैटेलाइट भेजी है जो सन को स्टडी करेगा, कोरोना और क्रोमोस्फेयर को। तो ये वाले पार्ट को पड़ेगा। तो इसलिए ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखना कि सर के इंटरनली क्या है, जैसे कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिंग जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, सन स्पॉट्स हैं, ये काले काले छोटे छोटे जो आप देखोगे सन स्पॉट्स, ग्रैन्युलेशन, जैसे दानेदार चीजें दिखती है ना, जैसे उबलती होती है, बुदबुदाहट सी चीज होती है, उसको ग्रैन्युलेशन कहते हैं। और प्रोमिनेंस मतलब उभरे उभरे प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब कुछ पार्ट नहीं होता जल के कुछ ऐसा इब्रप्ट हुआ कि बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये प्रोमिनेंस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखना इस चीजों को। हम थोड़ा इनको डिटेल में देख लेते हैं कि सन के सारे पार्ट्स है क्या उनके रिस्पेक्ट में। वी हैव टू कीप वन लाइन, बहुत डिटेल में अगर वो न्यूज में आता है तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि क्या न्यूज में रहा। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि सन है क्या, क्या कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले कोर में, वेयर द सन जनरेट्स इट्स एनर्जी वाया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द कोर। रेडिएटिव जोन, एनर्जी क्रिएटेड इन द कोर डिफ्यूजेस स्लोली थ्रू द प्लाज्मा। अब क्या है, एनर्जी बंद तो गई, अब बाहर तो जरूर निकलेगी, तो ये क्या है, प्लाज्मा के थ्रू बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ये पूरा इतना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है।
उसके बाद आता है हमारा कन्वेक्टिव जोन। रैपिड हीटिंग ऑफ द प्लाज्मा क्रिएट्स करंट्स ऑफ द हीटेड एंड द कूल्ड गैसेस। अब इसमें क्या करंट्स फॉर्म होते हैं। अब जानिए जैसे गर्मी आ रही है तो हमने देखा मैटर ऊपर की तरफ तो निकलता है, कन्वेक्टिव सेल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्टिंग जोन है, यहाँ से क्या है, एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है और ऊपर आके थोड़ी ठंडी होती है। अब नीचे क्या है, कोरोना। द सन्स आउटर एटमोस्फेयर विच एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू द आउटर स्पेस। कोरोना क्या है, ये बाहरी वाला हिस्सा। सबसे ज्यादा विजिबल पार्ट एक हमें क्रोनोस्फेयर दिखता है। द विजिबल, ये फोटोस्फेयर आप देखोगे ये वाला पार्ट, दिस इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, है ना। एंड दिस इज द कोरोना, द सन्स आउटर मोस्ट विच एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इन द आउटर स्पेस, ये वाला हिस्सा, ये हमारा हो गया कोरोना। Photosphere, the visible surface of the sun. This is the part which is visible to the other planets or the humans. Chromosphere, layer above the photosphere where the density of plasma drops drastically. यहाँ पे क्या है, डेंसिटी और प्लाज्मा की, जो यहाँ पे प्लाज्मा रेडिएटिव जोन में था ना, उसकी डेंसिटी क्या है, कम हो जाती है। उसके बाद सबसे ऊपर जो वाला हम देखेंगे, ये कोरोना हमने देखा सबसे ज्यादा हॉट, यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, पर फिर क्या होता है, कोरोना में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद ये जो चीजें हैं छोटी छोटी जो है, सन स्पॉट्स क्या है, ये छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स है, कूलर एरियाज ऑन द फोटोस्फीयर विच कंसंट्रेट्स ऑफ द विद कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे, ये थोड़ा कूल्ड सर्फेसेस है। क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि वो जो है कूल्ड एरियाज ऑन द फोटोस्फीयर, तो वो सन स्पॉट्स होते हैं। प्रोमिनेंस मतलब लार्ज स्ट्रक्चर ऑफर मेनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये क्या, ऊपर बाहरी की तरफ निकले होते हैं। मान लीजिए कुछ अंदर कन्वेक्टिव करंट जोन से कुछ मैटर या मटेरियल क्या है, बाहर की तरफ निकल जाता है, तो वो प्रोमिनेंस अलग से उभरा हुआ दिखता है, तो जिसको हमने प्रोमिनेंस कहा गया है। स्मॉल शॉर्ट लिव्ड ग्रेनी फीचर्स दैट कवर द सन कॉज्ड बाय द थर्मल करंट्स राइजिंग फ्रॉम द बिलो। अंदर से जो थर्मल करंट्स बाहर की तरफ निकलते हैं, एक साइक्लिक सर्कल फॉर्म करते हैं, तो ऊपर क्या है, बुदबुदे दाने की तरह वो दिखते हैं, तो दे आर रेफर टू एज ग्रैन्युलेशन। क्रोमोस्फेयर मैंने बताया, फोटोस्फेयर के ऊपर वाला रीजन जो हो गया वो क्रोमोस्फेयर हुआ। क्या, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा की डेंसिटी काफी कम हो जाती है। फोटोस्फेयर इज द विजिबल स्फीयर ऑफ द सन। देन ट्रांजिशन रीजन, इरेगुलर लेयर दैट सेपरेट्स relatively cool chromosphere from the much hotter corona। अब ये चीज आप जरूर याद रखना कि हमारा क्रोमोस्फेयर है वो दैट इज कूलर देन दी कोरोना। ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। ऑल्दो कोरोना बाहर की तरफ है, पर दिस इज मच हॉटर देन दिस क्रोमोस्फेयर रीजन। ठीक है, तो दिस यू लाइन कीप इन माइंड। एंड फ्लेयर, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कभी कभी क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ निकलती है, तो दैट फॉर्म्स ऑफ फ्लेयर, जैसे आग की लपटें निकलती है ना, उस तरीके से ये सोलर फ्लेयर कहलाती हैं। सोलर विंड में आप क्या कहोगे, अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम दी कोरोना। अब यहाँ क्या है, इतना हीलियम, हाइड्रोजन या केमिकल रिएक्शन, रेडिएशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं कोरोना से, तो उनको हम सोलर विंड के, ये कंटिन्यूस रहते हैं। जैसे फ्लेयर में क्या है, कभी सडन में निकलता है, अचानक से कभी कभी निकली, और यहाँ पे ये क्या है, सोलर विंड क्या है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है। तो दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी एक एक लाइन आप जरूर याद रखना कि क्या क्या डिफाइन करता है, स्टेटमेंट वाइज में काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। अब हमने देखा यूनिवर्स में क्या, सोलर सिस्टम में हमने प्लैनेट्स देखे हैं ना। यूनिवर्स में हमने देखा कि प्लैनेट थी, गैलेक्सीज थी, स्टार्स थी, सन था। उसके अलावा क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स का नाम आपने सुना होगा। एस्ट्रॉइड्स आर द रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इन द सन। अब ये चीजें क्या है, कुछ प्लैनेट्स तो बहुत हैवी थे, बहुत ज्यादा मास उन्होंने कंसंट्रेट कर लिया ग्रेविटी की वजह से, उन्होंने फुल फ्लेज प्लैनेट का फॉर्म ले लिया, मतलब दे बिकेम फुल फ्लेज प्लैनेट। बट दीज आर द मटेरियल्स और रॉक्स एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट कुड नॉट फॉर्म द प्लैनेट, मतलब ये प्लैनेट नहीं बन पाए, ये माइनर प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये स्पेसिफिकली कहाँ रोटेट करते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये कहाँ भी मैंने इमेज में आपको दिखाया था। ये जो रीजन है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में, ये मोस्टली एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है। यहीं पे जो डेब्रीज हैं, छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे रोटेट करते हैं, ये भी ऑर्बिट करते हैं सर के सामने। ये सारे पार्टिकल्स क्या मैटर क्या है, ये फुल फ्लेज प्लेनेट नहीं पाए, इनके पास इतना मास नहीं था कि ये फुल फ्लेज प्लेनेट के रूप में, जैसे ये जुपिटर है, सैटर्न है, वैसा कुछ बन पाए। तो ये ऐसे ऐसे बिखरे फॉर्म में आपको दिखते रहेंगे। तो ये हो गए हमारे एस्ट्रॉइड्स। उनके अलावा और क्या चीजें होती हैं, एक होता है मीटोराइट्स, मीटियोर्स, है ना। ये दो टर्म्स आती हैं। और मीटोराइट्स, मीटोराइट क्या है, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रॉइड द सन इज ऑल्सो ऑर्बिटेड बाय स्मॉलर रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स के कंपेरेटिवली एस्ट्रॉइड्स और थोड़े छोटे पार्ट जो ऑल ओवर यूनिवर्स में रोटेट करते हैं, सन के आसपास रोटेट करते हैं, ये क्या है, रॉक भी हो सकता है और डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, तो वो
मीटोराइट्स होते हैं। अब मीटोराइट्स को आप कैटेगराइज़ करोगे तो 2 पार्ट्स में आप कैटेगराइज़ करोगे। लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू, ये इमेज आप देखो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर्स द अर्थ एज मच फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, स्टार्ट्स बर्निंग। अब साइज की वाइज से अगर छोटा हुआ या बड़ा हुआ, जैसे कोई मीटोराइट है, वो अगर एटमॉस्फेयर में क्या है, वो एंटर करते हैं, तो बहुत जो छोटे-छोटे होते हैं वो हर हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ही बर्न हो जाते हैं और वो मीटियोर्स के नाम से जाने जाते हैं, है ना? वो ऐश बन जाते हैं। कुछ जो रिलेटिवली बड़े होते हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड देयर पार्ट स्टिल रिमेन्स और हमारे अर्थ पे आके गिरते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र का दैट लेक वाज लूनार लेक इज देयर, दैट इज अ मीटोराइट। तो मीटियोर्स और मीटोराइट में ये अंतर है कि मीटियोर्स क्या है, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही, उनके सिर्फ एशेज रह जाती हैं। और मीटोराइट्स में क्या होता है, ये क्या है, रिलेटिवली बड़े पार्ट होते हैं, ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते और ये अल्टीमेटली क्या है, अर्थ सरफेस पे आके गिर जाते हैं। और ये दोनों आते हैं मीटोराइट के अंदर। ठीक है, तो तीनों टर्म्स क्लियर होंगे, मीटियोर, मीटोराइट्स एंड मीटेरॉइड। ठीक है, और ये चीज एक और है कि जब तक वो ये दोनों मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर करते हैं तब तक इनको मीटोराइड कहा जाता है, ये भी एक डेफिनेशन है। और जब जैसे ही वो एंटर करते हैं वो मीटोराइड्स का फॉर्म लेते हैं। अगर वो बर्न अप होकर कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो वो मीटियोर्स या फिर हमारे वो शूटिंग स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर वो आके लैंड हमारे सरफेस पे गिर जाते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो उनको मीटोराइड कहा जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गई। अब एस्ट्रॉइड्स, मीटोराइड्स के बाद क्या है, कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स क्या है, आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनके स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर आईसी ऑब्जेक्ट्स एंड इरेगुलर शेप्स। ये यूजुअली कहाँ पे होते हैं, क्यूपर बेल्ट, मतलब ये सबसे लास्ट बहुत दूर है, नेपच्यून के बाद सोलर सिस्टम में ये एग्जिस्ट करते हैं, ओट बेल्ट में सबसे लास्ट में। दे अप्रोच द सन, जैसे जैसे वो वहां से सन की तरफ आते हैं, तो ये क्या है, इनके जो आईसी कंपोनेंट है वो क्या है, हीट होके क्या है, इवेपोरेट हो जाती है और उसकी वजह से इनके पीछे क्या है, दे लेफ्ट अ टेल, जिसकी वजह से ब्यूटीफुल टेल दिखता है। आपने न्यूज में सुना होगा कॉमीज हेलेट के बारे में, हेलिस कॉमेट के बारे में, जो हर साल विच रिटर्न्स इन 76 ईयर्स। सो नेक्स्ट हेलिस कॉमेट विल बी कम इन 2020 2061। तो ये कॉमेट क्या हुआ, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको मैं एक और भी बार दिखा देती हूँ। ये जो रीजन है, यहाँ से जो रॉक्स हैं या डेब्रीज हैं या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या वे वो है, वो जब इस तरफ आते हैं सन की तरफ, तो ये क्या है, बहुत ठंडे हैं। यहाँ पे क्या है, गर्माहट है सन की है, पर इधर के जो प्लैनेट्स है उसमें क्या है, ठंडक जाता है। तो यहाँ के रॉक्स में क्या है, आइस जमी होती है, पर ये धीरे धीरे क्या है, इधर की तरफ ग्रेविटी की वजह से खिसते चले जाते हैं, तो इनका आइस क्या है, इवेपोरेट हो जाता है और पीछे एक टेल रह जाता है, जिसकी वजह से वो कॉमेट कहलाते हैं, स्पेशल फीचर्स रहता है। तो ये आईसी कॉमेट्स हमारे होंगे। अब उनके अलावा क्या है, कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई दैट फॉर्म एन इमेजिन शेप। अब बहुत सारे हमने बचपन में देखा होगा कि खुले आसमान में हम देखते हैं, हम चांद के पास बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, सप्तऋषि बनते हैं। तो दीज आर द कॉन्स्टलेशन, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच आर मेकिंग स्पेसिफिक शेप, है ना। एग्जाम्पल्स लाइक ओरायन, बिग डाइपर, ग्रेट बियर एंड कैसिपियो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कंस्टलेशन से। इट एड्स इन द नेविगेशन ऑफ द मैरीटाइम वेसल्स एट नाइट बिकॉज दे आर विजिबल इन द फिक्स डायरेक्शन एट नाइट। हमने देखा होगा पोल स्टार के बारे में सुना है कि वो फिक्स डायरेक्शन में ही दिखता है, तो दिट हेल्प इन द नेविगेशन और मैरीटाइम नेविगेशन में। ये चीज मैंने आपको बता दी थी कॉमेट के बारे में। एस्ट्रॉइड की वन वन लाइन आप पढ़ सकते हो। अ मास ऑफ आइस, रॉकी एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन द स्पेस दैट ऑफन हैज अ टेल, है ना, विच ग्लोज एट इट गेट्स क्लोजर टू द सन। ठीक है, अब ग्लो क्यों करता है, क्योंकि वो बर्न करने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, द टेल इज मेड अप ऑफ वाटर, डस्ट एंड वेरियस गैसेस वेपोराइज्ड बाय द सोलर एनर्जी, सो दैट चेंजेस। ठीक, एस्ट्रॉइड हमने बोला मेड अप ऑफ रॉक्स बोथ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, एंड इट इज अपीयर्ड इन बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। Meteorite मैंने बताया, a rock an asteroid fragment is bigger than a grain of a sand and orbits the sun. ठीक है, the term meteorite refers to the object before it enters the atmosphere. जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करता तब तक उसे मीटोराइट कहा जाता है। जब वो एंटर कर लेता है मीटियोर के फॉर्म में, शूटिंग स्टार के फॉर्म में उसको कहा जाता है, अगर वो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है। और जब वो बर्न नहीं करता, डजंट कंप्लीटली बर्न, एंड द फ्रेगमेंट फाउंड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द मीटियोराइट। जब वो अर्थ पे रीच कर जाता है तो उसको मीटियोराइट कहते हैं। Meteorite that burns as it travels through the atmosphere, leaving behind a very bright and streak cloud. ये क्या है, एक बहुत एक छोटे से कंपोनेंट जो पूरी तरह बढ़ जाता है, एक छोटा सा पार्टिकल है मीटियोर जो आता है और कंप्लीटली बर्न हो जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में एकदम जलता हुआ वैसा दिखता है कि अ बॉल इज बर्निंग, सो दैट इज रिफर्ड टू एज
Firewall. This is rare phenomena as it is a result of meteorite that is large or denser than usual. Sometimes it is even visible during the day. Just इस meteor का ही एक form है fireball. Now what we will look at? Now the planets. अब planets को आप कैसे define करोगे? We know what is planet Earth, Mars, Jupiter, Saturn. But when it comes to a geographical definition, what you will see? It is a celestial body that revolves in an orbit around a certain star and receives all of its light from that star. ठीक है, एक स्टार के आसपास घूमता है और उसको जो लाइट है वो सेंट्रल स्टार से मिल रही है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने अब प्लैनेट को ऐसे डिफाइन किया, इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन, हैज इनफ मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम द रिजल्ट बॉडी फोर्सेस एंड एक्वायर अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट राउंड शेप एंड हैज क्लियर्ड द ऑर्बिटल नेबरहुड. अब एक प्लैनेट को कैसे डिफाइन किया? पहली चीज, वो ऑर्बिट करेगा सन के सामने, मतलब अर्थ पे कैसे उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो सन के ऑर्बिट कर रहे हैं, तभी वो सोलर सिस्टम का पार्ट है. उसके पास इनफ मास है ताकि उसकी अपनी एक एनर्जी है जिसने उसको इतना कॉन्सेंट्रेटेड बना रखा है, इतना डेंस बना रखा है ताकि वो सस्टेन कर पा रहा है. ठीक है, ताकि इट हैज फॉर्म्ड अ शेप, परफेक्ट शेप दैट इज अ राउंड शेप और वी कैन से जियोइड शेप. एंड ऑल्सो क्लियर द ऑर्बिटल नेबरहुड, मतलब इसके आसपास जब ये रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, आप देखोगे अपने ऑर्बिट पे, अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है, तो वो किसी से टकराता नहीं है. तो जितनी भी चीजें थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक्स, जो भी मटेरियल्स थे, मेटल्स थे, उसको इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके अपने अंदर समा लिया है, अपना एक पार्ट बना लिया है. तो उसका जो पाथ है, ऑर्बिट का पाथ है, वो बिल्कुल क्लियर है. इसी रीजन की वजह से प्लूटो को प्लैनेट के डेफिनेशन से हटा दिया गया था, ये थर्ड पॉइंट की वजह से, क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में इंटरसेप्ट कर रहा था. ठीक है, अब अर्थ से हमें कौन कौन से प्लैनेट विजिबल होते हैं? दैट इज अ मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर, सैटर्न क्या है, हमारे अर्थ से विजिबल होते हैं. यूरेनस एंड नेपच्यून ऑन द अदर वर फाउंड आफ्टर टेलीस्कोप. पहले हमें नहीं पता था, हमने क्या बोला था शुरू में कि बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्स का, अभी तक 98% हिस्सा है जो हमें नहीं पता है एग्जैक्टली. हम बहुत ही छोटे से म्यूनिसिपल हिस्से में रहते हैं, उसी पे हम सर्वाइव कर रहे हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द परफेक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसको तो रोटेशन कहा जाता है कि रिवॉल्व कर रहा है. इसी रिवोल्यूशन एक्रीशन की वजह से ही हमारा ये जो प्लैनेट्स हैं फॉर्म हुई है. अब प्लैनेट्स तो हैं टोटल 8, है ना, तो उनको डिफाइन, को सेग्रीगेट कैसे किया है? बीच में क्या है, हमने देखा था एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, तो कुछ उससे पहले वाले जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को, इनको क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा गया है. दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स. और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन मतलब गैसियस प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला गया है. अब इनको हमेशा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कैसे डिफरेंशिएट हम करते हैं. ये क्या है, क्लोज टू द सन है, ये क्या है, फर्दर फ्रॉम द सन है. जो जुपिटर बीच में एस्ट्रॉइड बनता है उसके उधर वाले क्या है, फर्दर फ्रॉम द सन है. ये स्मॉलर इन साइज है कंपेरेटिवली. दीज आर मच लार्जर एंड गैस जॉइंट्स. दीज आर मोस्टली रॉक एंड मेटल, इसीलिए उनको टेरेस्ट्रियल कहा गया, मतलब अर्थ लाइक है, अधिकतर क्या है, रॉकी है, मेटल है. यहाँ पे क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और अदर वोलेटाइल गैसेस है. इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इनकी लोअर डेंसिटी है जोवियन प्लैनेट्स की. दे हैव थिनर एटमोस्फेयर, दे हैव थिक मैसिव एटमोस्फेयर. फ्यूअर मून्स, सम हैव नन, मतलब बहुत कम मून. जैसे इंडिया का, मतलब इंडिया कह रही हूँ मैं, सॉरी, अर्थ का मून क्या है, सिंगल एक मून है. यहाँ पे बहुत सारे मून्स है जुपिटर, सैटर्न्स में, और कुछ कुछ के बहुत ज्यादा लार्ज भी हैं, जैसे टाइटन वगैरह हो गए. नो रिंग सिस्टम, दे ऑल हैव रिंग सिस्टम्स. ठीक है, जनरली स्लोअर रोटेशन, दे हैव फास्ट रोटेशन. वीक मैग्नेटिक फील्ड्स एक्सेप्ट फॉर द अर्थ, दे हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आंसर राइटिंग में, मेंस या प्रीलिम्स के आंसर को सॉर्ट आउट करने में. The solid surface with the mountain valleys etc. and these have largely lack of well defined surface. ठीक है, because they are gaseous in nature, तो perfect वहां पे solid surfaces मुश्किल से ही मिलते हैं. जनरली वार्मर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द सन. अब जो इनर प्लैनेट्स हैं, ये दे आर क्लोजर टू द सन, सो दे आर जनरली वार्म. एंड दीज आर कोल्ड बिकॉज स्पेशली द फारदेस्ट वन, बिकॉज दे आर मोर फार अवे फ्रॉम द सन, तो एनर्जी उतनी पहुंचती नहीं है, हीट एनर्जी नहीं जा पाती उनके पास, तो दे आर मच कोल्डर. फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस बिटवीन दैम, मतलब जो ये काफी थोड़े पास पास हैं आपस में. मरकरी, वीनस, मार्स, जैसे हमने खुद देखा है कि हम चंद्रयान या मार्स पे प्लैनेट सैटेलाइट भेजने की कोशिश करते हैं कि वो कंपेरेटिवली पास है. वही हम ये देखें वाइडर डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट प्लैनेट्स हैं, हमारे ह्यूमंस की रीच से थोड़े बाहर है. ठीक है, और हमें पता भी नहीं है कि आगे उनके ऊपर क्या कैसे करा जाए, तो साइंटिस्ट इसी
चीज़ में लगे रहते हैं ताकि वो यूनिवर्स को अच्छे से समझ पाएँ, न्यू एक्सप्लेनेशंस होती रहती हैं। तो ये आज का चैप्टर था आप लोग के लिए कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम क्या है, क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे कहाँ अलाइन्ड है, क्या फीचर्स हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू एंड वी विल ब्रिंग यू क्वालिटी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट रहेगा। ठीक है? तो होपफुली यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।